स्टूडेंट्स, ये मेरा चैप्टर 2 का लेक्चर है। हम लोग इस चैप्टर में एसिड बेसेज एंड सॉल्ट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे एसिड और बेसिस के बारे में। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, बेसिक से हम लोग समझते हैं। इस वीडियो में मैं वन शॉट पूरा कराने वाला हूं, तो आप बने रहिए एंड तक। ठीक है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। देखिए, एसिड जो है सबसे पहले अगर फिजिकल अपीयरेंस से देखेंगे तो इसका सार टेस्ट होता है, खट्टा लगता है। और बेस जो है वो बिटर लगता है। बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, है ना। बेस बिटर लगता है और एसिड जो है वो सार होता है, इन टेस्ट। अगर आप बेस का एक और देखें तो ये सोपी टच होता है, सोपी टच, है ना। टच करेंगे तो सोप साबुन जैसा लगेगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि जितना भी आपका सोप से रिलेटेड कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे कि शैम्पू हो गया, जैसे कि सोप हो गया, जैसे कि फेस वॉश हो गया, तो दीज ऑल आर बेसिस। ठीक है, इसमें बेस है। तो बेसिकली अब सर सवाल ये है कि आप एसिड को, जितनी भी एसिड है, क्या सबको टेस्ट करेंगे, सबको हम लोग पी करके देखेंगे? नहीं। अगर आपने HCl ले लिया फिर तो समझ लो कि अंदर का पूरा जितना डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा का पूरा जो है आपका खत्म हो जाएगा। है कि नहीं? एसिड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, कुछ कुछ एसिड्स। और कुछ कुछ होता है जिसको हम लोग आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि टोमेटो, टमाटर, टैमरिंड, इमली, नींबू, ये सब हम लोग आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। बेसिस जो है वो बिटर टेस्ट होता है, तो सारा बेस भी हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होता है, एसिड बेस इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट एसिड बेस इंडिकेटर लिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इंडिकेटर में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये होता है आपका लिटमस पेपर, इंडिकेटर एक है। दूसरा है आपका फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन। तीसरा है मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट है टर्मरिक और एक है चाइना रोज। ये दोनों जो है इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी कि केमिकल से बनाया हुआ इंडिकेटर है, सिंथेटिक होता है। लेकिन वहीं अगर बात करें लिटमस की, बात करें टर्मरिक की, बात करें चाइना रोज की, तो ये तीनों जो है, ऑल थ्री, ये आपका होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी कि नेचर से ये ऑब्टेन्ड हुआ है, नेचुरल होता है ये। ठीक है, देखिए ये नेचुरल इंडिकेटर्स होता है। तो सर हम लोग समझते हैं नेचुरल इंडिकेटर में एक्चुअल में होता क्या है, आपका सिंथेटिक में एसिड बेस का कैसे मतलब टेस्ट करेंगे बेसिकली। एक और मैं बता दूं अलग से, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर, ये भी आपका एक इंडिकेटर है। ये कौन सा इंडिकेटर है सर? इसमें क्या होता है, चेंज इन स्मेल होता है, चेंज इन स्मेल, स्मेल में चेंज आएगा। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं लिटमस की। तो देखना कि लिटमस, जैसे अगर हम लोग इसको, लिटमस भी दो तरह का होता है। एक होता है रेड लिटमस और एक होता है ब्लू, ब्लू लिटमस। ओके, तो अगर आप ब्लू लिटमस से एसिड को टेस्ट करेंगे तो इट विल बिकम रेड। अगर रेड से करेंगे तो कोई चेंज नहीं, रेड ही रहेगा। और बेस को जब आप रेड से करते हैं तो ब्लू होता है और ब्लू से कोई चेंज नहीं। तो याद रखना, बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, यानी रेड से ब्लू हो जाएगा। और अगर ब्लू है, ब्लू से फिर रेड करना है तो एसिड मिला दो। यानी ये समझो, आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि एक, मान लो पेपर स्ट्रिप है, वो आपका एक पेपर स्ट्रिप है, उसमें हमने क्या किया, वो रेड कलर का था इनिशियली, और जब हमने सोप डाल दिया उस पे तो वो ब्लू कलर हो गया। बताना है कि वो पेपर स्ट्रिप कौन सा था, तो वो कौन सा था सर? लिटमस पेपर। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, फेनोल्फथालीन की अगर बात करें तो फेनोल्फथालीन जो है वो कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको बेस उसमें मिक्स करते हैं तो वो पिंक कलर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है सर? ये रेड हो जाता है एसिड में और बेसिस में येलो हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए इसका न्यूट्रल कलर भी दिया हुआ है कि जब कोई एसिड या बेस से टेस्ट नहीं किया जाता तो देन क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें टर्मरिक का, तो ये येलो होता है और एसिड में येलो ही रह जाएगा, लेकिन वही बेसिस में रेडिश ब्राउन हो जाता है। आपने तो अगर चाइना रोज की बात करें तो चाइना रोज डार्क पिंक हो जाता है एसिड में और बेस में आपका ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़े, कुछ की रिवीजन पॉइंट्स है वो आप ध्यान रख लेंगे। अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ओल फैक्ट्री इंडिकेटर में क्या है, चेंज इन स्मेल होता है, स्मेल आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर चेंज इन स्मेल है तो इसमें दो एग्जांपल आपको पढ़ना है, एक है क्लोव और दूसरा है अनियन। क्लोव और अनियन है, इन दोनों में स्मेल चेंज होता है। क्या चेंज होता है सर? अगर इसको बेस में मिला दिया जाए तो इसको जब हम लोग बेस में मिलाएंगे तो इसका स्मेल लॉस्ट हो जाता है, स्मेल स्मेल लॉस्ट, खत्म हो जाता है। लेकिन वही अगर एसिड में इसको मिला दिया जाए, एसिड में मिक्स करेंगे तो एसिड में स्मेल रहेगा, स्मेल स्मेल रिटर्न। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब आपको दे दिया गया, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए,
टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब सी। ओके, 3 टेस्ट ट्यूब आपको दिया गया। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, किसी एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एंड द अदर टू कंटेन्स एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन। एक में किसी में डिस्टिल्ड वाटर है और दो में, एक में एसिडिक है और एक में बेसिक है। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई? ठीक है, तो देखिए, अगर आपके पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है तो सर ये करता क्या है, याद रखो, अभी जस्ट हमने बताया था बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू। ओके, तो बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, यानी रेड को ब्लू कर देगा। तो रेड लिटमस को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके उससे तीनों को चेक करेंगे। जिसमें ब्लू हो गया, मान लेते हैं इसमें ब्लू हो गया सपोज, तो जिसमें ब्लू हो गया वो बेस हो गया। अब तो मेरा भाई वो लिटमस पेपर तो ब्लू हो गया। अब उसको अगेन हम लोग दोनों में प्लेस करेंगे। अब किसी एक में, मान लेते हैं लेटेस्ट से ए में, ब्लू से अगेन हो गया रेड, तो जब रेड हो गया तो ये एसिड हो गया। और वहीं अगर बात करें हम लोग इसका, तो वो डिस्टिल्ड वाटर था। एक जो थर्ड बचा वो वाटर है। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलिए। एक एक्टिविटी है, बोला क्या कि आपको साइंस लेबोरेटरी जाना है और वहां से HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, मतलब और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम मतलब कुछ कंपाउंड आपको वहां से कलेक्ट कर लेना है। ओके, और जब आप कलेक्ट करेंगे और देन उसको रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज, इससे आप टेस्ट करेंगे। तो अब देखो, अब एग्जाम तो नजदीक है, अब आप जाएंगे लेबोरेटरी, साइंस लेबोरेटरी में इतना सारा कंपाउंड, उतना एक्टिविटी नहीं करना है, बट यहाँ पे मैं बता दूं कि जिसमें एक बात इसको सर, क्योंकि बहुत सारा केस में क्या होता है कि आप कंपाउंड का नेम याद आपको नहीं रहता, तो सर बिना नाम याद किए अब हम कहाँ से साइंस लेबोरेटरी जाएं, फिर उसका एसिड ना आए, फिर चेक करें एग्जामिनेशन हॉल में, तो जाने देगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे सर, तो इसके लिए ट्रिक है, मैं बता दूं, एसिड में कोई भी एसिड होगा उसमें H+ आयंस फॉर्म होता है, ये हम लोग पढ़े हैं। लेकिन सर H+ आयन, मान लेते हैं कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ऊ भी नहीं आ रहा है, उसके लिए भी मैं तरीका बता दे रहा हूं। जैसे मान लेते हैं HCl, मान लेते हैं H2SO4, मान लेते हैं हम लोग जो हमारे पास है CH3COOH। तो देखिए, ऐसा कंपाउंड जिसमें H अलग से जुड़ा हुआ है, H अलग से सिर्फ जुड़ा हुआ है, तो इन सब कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एसिड। एसिड, ये एसिड के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें, सपोज NaOH, MgOH होल 2, MgOH होल 2, ठीक है, देखिए, तो इसमें OH लगा है लास्ट में, है ना, तो ये आपका बेसिस के कैटेगरी में आएंगे। अब एसिड बेस हम लोग इंडिकेटर पढ़े हैं, तो आप चाहे किसी भी आप इंडिकेटर से टेस्ट करेंगे, उसका हम लोग देख चुके हैं कि भाई कौन सा कलर इसमें चेंज होगा। सर इसमें याद क्या रखना है या किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा दोस्त कि H जिसमें लगा है वो तो एक मैंने बता दिया तरीका, ट्रिक बता दिया, ठीक है, चलिए हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार कोशिश करना इन सब कंपाउंड को अच्छे से एक दो बार लिख लें। अच्छा, अब देखिए, एक एक ऐसा कंपाउंड, ध्यान रखना ये पूछा जाएगा आपसे कि एक ऐसा कंपाउंड, हम लोग तो जानते हैं जनरली मेटल, हमने अभी जस्ट पढ़ा था चैप्टर 1 में कि जो मेटल होता है उसको, उसका ऑक्साइड को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जनरली बेस बनाता है। तो यहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड है, देखो ये बेस है सर, NH4OH, OH लगा हुआ है मतलब बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपसे पूछेगा कि एक ऐसा बेस बताओ जिसमें मेटल है ही नहीं, ये एक्सेप्शन है सर, एक ऐसा बेस जिसमें मेटल ही नहीं है, तो ये आपसे पूछा जाएगा और आप आराम से इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। ठीक है, क्या होगा, NH4OH जिसमें मेटल ही नहीं है, देख लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़े, चलिए, अब एक एक्टिविटी है, बोला क्या कि आपको 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और उसमें कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड करना है। याद करो, अभी पिछले चैप्टर में भी हमने किया था, जिंक ग्रेन्यूल्स को जब H2SO4 के साथ ऐड किया था, H2SO4 के साथ, तो क्या हुआ था, याद करिए जल्दी से, ZnSO4 प्लस H2 बना था, H2 गैस यहाँ से रिलीज हुआ था, जिसमें मैंने बताया था कि ये जो H2 गैस है ये क्या करता है, पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, पॉप साउंड, वहां पर भी मैंने ये चीज बताया था। ठीक है, अच्छा, ये कौन सा रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन अगर बात करें तो देख लो, हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव किया है, सो इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन इससे रिमूव हुआ है, याद करो, हाइड्रोजन अगर रिमूव होता है तो क्या होता है सर, हाइड्रोजन रिमूव होता है तो जल्दी बताइए, तो अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वो होता है रिडक्शन। सो यहाँ पर रिडक्शन भी हुआ है। क्लियर है, ध्यान रहेगा, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। तो इसमें मेरा सवाल क्या है, सवाल ये है, पहले तो हम लोग फिगर इसका देख लें, डायग्राम देख लें, फिर समझ लें, उसके बाद हम लोग सवाल पे भी चलेंगे। देखिए, बोला क्या कि आपको जिंक ग्रेन्यूल्स लेना है और इसको आपको H2SO4 इस सॉल्यूशन में आपको प्लेस कर देना है। देन क्या होगा, कुछ गैस बबल्स यहाँ से निकलेगा, उस गैस बबल को आपको इस सोप सॉल्यूशन से पास कराना है। तो जब सोप सॉल्यूशन से पास होता है और वहां पर बर्निंग कैंडल आप ले जाएंगे, तो ये जो बबल्स है, ये जो बबल्स है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है।
अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, क्या बोला सर, देखिए देखते हैं। बोला कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। सर याद रखना कि एक्टिविटी डायग्राम और एनसीईआरटी का हर लाइन अपने आप में क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो आप हर समय कोशिश करना टेक्स्ट बुक ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और मेरा वीडियो देखो, उसमें क्या होगा कि मैं हर लाइन का, हर एक्टिविटी का, हर डायग्राम का जितना पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है मैं करा रहा हूँ। तो आप मेरा वीडियो देखिए, आपको गारंटी है कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा और आएगा। ठीक है, देखिए व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या करेगा, बोलेगा कि एक मेटल एक्स है, ठीक है, और उस मेटल एक्स को हमने जब H2SO4 से, या ऐसा दे देगा कि हाँ H2SO4 से जब पास कराया तो एक गैस, मान लो सपोज वाई रिलीज हुआ, जब वहां पे बर्निंग कैंडल ले गए तो पॉप साउंड के साथ बर्न हुआ। मतलब एक मेटल एक्स है, इसको हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, और जैसे ही रिएक्ट कराया गैस वाई रिलीज हुआ, प्लस में एक सॉल्ट बना। ठीक है, तो जब सॉल्ट बना, या सॉल्ट का दे देगा कि ZnSO4 बना। ओके, तो आपको बोलेगा कि जब इस गैस के पास हमने बर्निंग कैंडल लेके गए, बर्निंग कैंडल जब लेके गए तो क्या हुआ सर, जल्दी बताएं। तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न हुआ, पॉप साउंड। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पूछेगा क्या, एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करो, या फिर बोल सकता है कि रिएक्शन लिखो। ठीक, तो ये एक्स क्या था, जिंक है, वाई क्या है, H2 गैस है, आराम से कर लेंगे, एक मार्क्स यहाँ से पूछ लेगा। ठीक है, अब बोला कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। सर हम लोग बबल्स देख रहे थे, बहुत सारा बबल्स उसके सरफेस पे फॉर्म हो रहा था। ठीक है, फिर बोला कि पास द गैस बीइंग इवॉल्व्ड थ्रू द सोप सॉल्यूशन एंड व्हाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन। क्योंकि वो गैस, जब कोई भी गैस जब सोप सॉल्यूशन से जब बेसिकली पास कराया जाता है, इवन वाटर से भी, तो वहां पर बबल्स फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा कि वाई आर बबल्स फॉर्म्ड ऑन द सॉल्यूशन, तो बोल सकते हैं कि ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ गैस H2। ओके, फिर बोला कि टेक अ बर्निंग कैंडल हियर, तो व्हाट यू ऑब्जर्व, बर्न विद पॉप साउंड, बर्न विद पॉप साउंड। ठीक है, फिर बोला कि रिपीट दिस एक्टिविटी विद HCl, HNO3, CH3COOH, आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस द सेम और डिफरेंट। याद करो, HCl के साथ और CH3COOH के साथ तो देगा, बट HNO3 का केस हमने देखा था कि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वहां पर ये क्या करता है, हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो बहुत ज्यादा तो यहाँ पर बबल नहीं फॉर्म होगा, बट थोड़ा बहुत फॉर्म हो सकता है। आगे बढ़े, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये था मेरा मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन। अब देखिए, मेटल तो सर हमारे पास सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, कैल्शियम भी है, सबका हम लोग रिएक्शन इसके साथ कर सकते हैं, H2SO4 HCl के साथ। तो देखो, रिएक्शन रटना नहीं है, आपको समझना है। क्योंकि अब तुम ही सोचो कि मैं एक ही बार में मैंने कितना मेटल बता दिया, सोडियम बता दिया, पोटेशियम बता दिया, कैल्शियम बता दिया, मैग्नीशियम बता दिया, एल्यूमिनियम, ऐसा बहुत सारा मेटल है सर। और सबका जो है एसिड के साथ रिएक्शन देखो, HCl हो गया, HCl HCl हो गया, H2SO4 हो गया, फिर उसके बाद CH3COOH हो गया, HNO3 हो गया। ओके, उसके बाद आगे और चलें तो H2CO3 हो गया। तो ऐसा बहुत सारा एसिड हम लोग बना सकते हैं। तो जब सोचो कि अब कितना रिएक्शन आप याद करोगे, ये तो रिएक्शन तो क्रिएट भी किया जा सकता है। तो इसीलिए आप याद नहीं करें, इसको समझें। तो सोडियम का याद करो, पिछले चैप्टर 1 में हमने वैलेंसी सबका बताया था, तो उस वैलेंसी से आप आराम से इसको रिएक्ट करा सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि अगर मेटल बेस के साथ रिएक्ट करे तब क्या होगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो मेटल होता है, कोई भी मेटल अगर आप ले लो, तो मेटल को जब इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है बेसिकली, तो ये मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। ओके, मेटल ऑक्साइड, ये हम लोग चैप्टर 1 में भी देखे थे। और मेटल ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करो तो ये आपका बनाता है एक बेस। ठीक है, तो इसका मतलब मेटल से बेस बना। तो सर बेस और बेस में हम लोग ऐसा रिएक्शन कहीं तो पढ़े नहीं है कि एक बेस प्लस बेस ऐसा कुछ बने तो क्या होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग जनरली नो रिएक्शन लिखते हैं, नो रिएक्शन बट इन जनरल, ऐसा नहीं कि ऑलवेज। कुछ मेटल है जो एसिडिक और बेसिक दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, दोनों का प्रॉपर्टी शो कर सकता है। और वो मेटल दो ही आपके एनसीईआरटी में पढ़ना है, चाहे कोई कितना भी पढ़ाए, आप बस एनसीईआरटी पे फोकस रहो। आपको दो ही मेटल पढ़ाया गया है, जिंक और एल्यूमिनियम। तो ये दोनों मेटल जो है हमेशा शोज शोज बोथ बोथ एसिडिक और एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी, दोनों कर सकता है। मतलब एसिडिक भी हो सकता है या बेसिक भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेसिस के साथ भी कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, NaOH जब रिएक्ट किया है Zn के साथ तो Na2 ZnO2 बनाया, साथ में H2 गैस बनाया। तो सर साथ में एल्यूमिनियम का भी लिख दीजिए आप, देख लो
NaOH प्लस Al, एल्यूमिनियम, ये क्या बनाएगा NaAlO2 प्लस H2, ठीक है। हाइड्रोजन गैस यहां भी इवॉल्व होगा। आगे बढ़े, चल। अच्छा, इस मेटल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, ठीक है। क्या नाम है इसका सर, इसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल। ऐसा मेटल जो एसिड और बेस दोनों का प्रॉपर्टी शो करे, दोज मेटल्स आर एम्फोटेरिक मेटल्स। क्लियर सर। क्या ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, जरूर करेगा, जेडन का भी हमने देखा है, एल्यूमिनियम भी करता है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो बोला कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट। यहाँ पर सिर्फ कार्बोनेट नहीं, मैं आपको सल्फेट नाइट्रेट सब पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, और वो जानना भी है क्योंकि आगे काम आएगा। हो सकता है डबल डिस्प्लेसमेंट का भी वैसा कुछ रिएक्शन दे दे जहां पर जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो रिएक्शन को समझना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो मेटल, ध्यान रखना कि अगर मेटल मेटल कार्बोनेट आ जाए, मेटल कार्बोनेट और प्लस एसिड आ जाए, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। देखिए कार्बोनेट में क्या होता है, कार्बोनेट में CO3 होता है, तो इसका मतलब कभी भी एसिड कार्बोनेट के साथ आएगा तो इसमें क्या होगा सर, सॉल्ट तो बनाएगा, सॉल्ट तो बनाएगा, प्लस H2O भी रहेगा, प्लस में CO2 गैस अलग से रिलीज होगा। सर मेटल अगर सल्फेट आ जाए, मैं एक और बात बता दे रहा हूं यहां पर, मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट आ जाए और कोई एसिड आ जाए प्लस एसिड, तो यहां क्या होगा सर, सॉल्ट तो बनेगा ही, प्लस में क्योंकि सल्फेट है चाहे H2O भी बनेगा, और साथ में SO2 या SO3 बनेगा। आपको ध्यान रखना है। अगर सर मेटल मेटल नाइट्रेट आ जाए, मेटल नाइट्रेट, ध्यान रखेंगे, मेटल नाइट्रेट प्लस एसिड आ जाए, कोई बात नहीं, आने दो, सबको आने दो। तो मेटल नाइट्रेट अगर है, अब देखो यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि ये जो मेटल है, ये जो मेटल है वो किस तरह का मेटल है, रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन SO2 तो रिलीज होगा ही होगा। उस पर यह डिपेंड करेगा कि जो मेरा सॉल्ट बनेगा उसका नेचर क्या होगा। तो अभी हम लोग आगे सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीज क्लियर कर लेंगे। तो अगर मेटल नाइट्रेट प्लस एसिड आ जाएगा, सॉल्ट तो बनेगा ही, साथ में H2O भी रहेगा, साथ में आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 या NO या N2 ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट अगर आ जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होता ही है। जैसे यहां पर बोला क्या कि आपको लेना है सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दो टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी। एक में लिया है सोडियम कार्बोनेट, देख लो, और बी में लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दोनों में 2-2 ml डाइल्यूट HCl ऐड करा है। तो जब डाइल्यूट HCl ऐड किया दोनों में, तो होगा क्या, तुरंत से CO2 गैस यहाँ से निकलना चालू हो गया। अब इसमें आया CO2 गैस, यहाँ पर पहले से लाइम वाटर रखा है, देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का कहानी मैंने बोला था कि हर जगह काम आने वाला है, ये चैप्टर 1 में मैंने बताया है। जो नहीं देखा है चैप्टर 1 का वीडियो, देख लो भाई, बहुत मजा आने वाला है। और तब चैप्टर 2 पे आओगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो कैल्शियम जो है, ये यहाँ से CO2 निकला, ऐसे घूमते घूमते यहाँ आया। अब पहले से यहाँ क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैंने रिएक्शन वहाँ एनिमेशन के थ्रू दिखाया भी था कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है तो ये क्या होता है, मिल्की हो जाता है ना, कलर चेंज कर लेता है। तो इससे हमको पता चला कि जब हम लोग मेटल कार्बोनेट यहाँ से लाते हैं और उसमें एसिड मिला देंगे तो हाइड्रोजन, सॉरी, CO2 गैस आपका रिलीज होगा, ठीक है। आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन भी दे दिया है जो हम पहले भी लिख चुके हैं कि अगर सोडियम कार्बोनेट लाओगे प्लस HCl तो देख लो सोडियम क्लोराइड H2O प्लस CO2 गैस रिलीज होगा। तो ये आप अगर तीनों फॉर्मेट ध्यान रखेंगे, अभी जो हमने बताया कार्बोनेट का, सल्फेट का, नाइट्रेट का, आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा ही नहीं। आगे बढ़ सकते हैं, चलो। देखो अभी जो हमने करा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 में जब CO2 गैस पास कराया गया था तो यहां से मेरा बन रहा था व्हाइट, क्यों हो गया, मिल्की क्यों हो गया था। ऐसे CaOH का कलर क्या होता है O2 का, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, लाइम वाटर इसीलिए इसको बोला जाता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो जैसे ही इसमें CO2 पास करोगे ये मिल्की हो जाएगा, मिल्की। अब ये मिल्कीनेस कहां से आया, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 एंड प्लस H2O अलग से। लेकिन ये तब होगा जब आप इसको लिमिटेड अमाउंट में रखें। वहीं अगर आप इसको एक्सेस में कर देंगे, मतलब यहां से ये क्या है, मैं लिमिटेड, लिमिटेड, ध्यान रखना। अगर एक्सेस में ले आएंगे यानी CaOH2 है प्लस CO2, लेकिन ये एक्सेस में रहेगा, इन एक्सेस, इन एक्सेस, ओके। तो ये क्या होगा सर, CaH CO3 होल 2 बना लेगा, और ये क्या होता है, सॉल्यूबल हो जाता है वाटर में, सॉल्यूबल इन वाटर। मतलब यहाँ पे अलग से ऐसा कुछ वाटर
का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब वाटर अलग नहीं होगा, ये पूरा पूरा सोल्यूशन ही बना लेगा, यानी जो मिल्कीनेस था वो अगेन डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। क्लियर है, आगे बढ़े। तो देखिए लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, है ना, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट का ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन अभी जो हमने बताया था देख लो, यहाँ भी है मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड आएगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। बोला कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट। देखो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 में भी देख चुके हैं कि जब एसिड प्लस बेस का रिएक्शन होता है, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन होता है तो आपका सॉल्ट प्लस H2O बनाता है। लेकिन सवाल ये है कि कुछ कुछ सॉल्ट सर जब आप देखेंगे उसमें लिटमस पेपर से चेक करेंगे या फेनोल्फथालीन से चेक करेंगे तो वहां पर भी क्या होता है कि उसका कलर आपका रेड से थोड़ा सा ब्लू होगा, लाइट ब्लू होगा बट हो जाता है, या ब्लू से थोड़ा सा लाइट हो जाएगा बट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि सर वो सॉल्ट जो है क्या ऑलवेज न्यूट्रल होगा? नहीं, ये जो सॉल्ट है आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, या हो सकता है ये एसिडिक हो जाए, एसिडिक सॉल्ट हो जाए, या हो सकता है कि ये बेसिक सॉल्ट हो जाए, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, देखिए न्यूट्रल कब होगा, एसिडिक कब हम लोग बोलेंगे और बेसिक कब बोलेंगे। अब सर ये तो वही बात हो गया ना कि फिर से हम लोग लेबोरेटरी जाएं और वहां टेस्ट करें, नहीं। न्यूट्रल के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर, अब देखो एसिड कौन सा हम लोग मिला रहे हैं, बेस कौन सा मिला रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो अगर कहीं एसिड इसमें न्यूट्रल तभी होगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिक्स किया जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर मिक्स करेंगे तो ये न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा। सर एसिडिक कब होगा? जब आपका बेस वीक है लेकिन एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ मिलाया जाए। अब सर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस क्या होता है, मैं अभी फिलहाल कुछ एग्जांपल दे दे रहा हूँ और फिर आगे जब हम लोग पीएच स्केल वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अब बोला कि बेसिक सर क्या होता है, बेसिक सॉल्ट जब आपका एसिड वीक है, कमजोर है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ध्यान रहेगा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, देखिए कुछ हम एग्जांपल ले लें, जैसे NaOH। NaOH क्या है सर? NaOH है क्या? तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है सर, ये स्ट्रॉन्ग है। तो और आपका HCl क्या है सर? ये भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन सा आता है स्ट्रॉन्ग में, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर देख लें तो HCl, H2SO4। सर ये क्यों आता है आगे रीजन बताएंगे। ठीक है, HCl, H2SO4, HNO3, फिर उसके बाद H2CO3, कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, और आपका अगर बात करें बेसिस में तो KOH सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, NaOH उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आ गया तुम्हारा CaOH होल टू, फिर आ गया आपका MgOH होल टू। तो ये सब कुछ बेसिस का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसको ध्यान रखेंगे। तो तुम ही सोचो न्यूट्रल सॉल्ट करने का मतलब, अगर NaOH को HCl से मिला दें या H2SO4 से मिला दें तो ये न्यूट्रल सॉल्ट बना लेगा। ठीक है सर, एक रिएक्शन बताइए, देखो यहाँ पर NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, और ये NaCl मेरा न्यूट्रल सॉल्ट है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। सर यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा बताएं। देखो आपको कोई सॉल्ट दे देगा और बोलेगा कि बताओ ये एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं NH4Cl। अब ये बताओ कि ये किस तरह का सॉल्ट है, एसिडिक है या बेसिक है। तो आप ध्यान देंगे हमने बताया था अभी पीछे कि NH4OH, या ये भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सा एसिड और कौन सा बेस से मिलकर के ये बना है। और हमको लग रहा है कि इस बार यही क्वेश्चन आएगा कि NH4Cl किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना। तो अगर आप ध्यान देंगे तो NH4Cl, NH4OH प्लस HCl हम लोग मिलाते हैं तो देखो HCl मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब मेटल ही इसमें नहीं है तो ये वीक बेस होगा, और ये दोनों रिएक्ट करेगा तो सर एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। एसिडिक सॉल्ट यानी यानी ये जो मेरा है NH4Cl वो किस तरह का सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। सर एक बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल दीजिए, ले लो भाई कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम का अगर हम लोग H2CO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी NaOH प्लस H2CO3, सो दिस विल फॉर्म Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अभी जस्ट हमने देखा था कि मेटल कार्बोनेट ऐसा कुछ फॉर्म होगा, NaOH प्लस, हाँ, प्लस H2CO3। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो सॉल्ट है ये मेरा बेसिक सॉल्ट है Na2CO3। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। देखो अभी जस्ट हमने किया था
कि जो मेटल प्लस एसिड होता है, मेटल प्लस एसिड क्या बनाता है, जल्दी बताएं। ये होता है सॉल्ट प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। वहीं अगर बात करें सर मेटल ऑक्साइड अगर आ जाए, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, तो ये अगर आ गया तो ये बनाएगा सॉल्ट प्लस, अब क्योंकि ऑक्साइड आ गया मतलब ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन जैसे ही आया सर H2 तो छोड़ेगा नहीं, वो अपने पास बुला लेगा, तो सॉल्ट प्लस वाटर बना लेगा। सर मेटल कार्बोनेट अगर आ जाए तो उसका भी जस्ट हमने देख चुका है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड में क्या था, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड था लाइक सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, है कि नहीं। आगे बढ़े, चलिए। तो अगर इस एक्टिविटी को देखें हम लोग तो यहाँ बोला है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइल स्टीयरिंग, धीरे धीरे इसको ऐड करना है। अब बोला कि नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन, कलर ऑफ सोल्यूशन आपको नोट करना है यहाँ पर। व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड, अब देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है ना, कॉपर ऑक्साइड आपका डिसॉल्व हो जाता है इसमें, इट डिसॉल्व्स, और जब डिसॉल्व होता है तो इसका कलर चेंज होता है। ऐसे कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, जल्दी बताएं। तो कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो होता है ब्लैक, याद रखेंगे, कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर होता है। जैसे ही कॉपर ऑक्साइड को आप उस लिक्विड में डालेंगे, डाइल्यूट HCl में, तो ये ब्लू ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉपर क्लोराइड बना लेता है। मतलब कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस HCl जब करेंगे, CuO का कलर क्या है सर, ब्लैक, जब HCl में मिक्स होगा क्या बनाएगा, CuCl2 प्लस H2O, इसका कलर बताएंगे, ये होता है ब्लू ग्रीन। ये क्वेश्चन पूछेगा, इसकी पूरी गारंटी है। बोलेगा क्या, क्वेश्चन कैसे पूछेगा देख लो, बोलेगा अ रेडिश ब्राउन मेटल, तो देख लो कॉपर रेडिश ब्राउन होता ही है। अ रेडिश ब्राउन मेटल, मेटल इज हीटेड स्ट्रांगली, इज हीटेड to form a black compound, a black compound, okay, ध्यान रखना। And when HCl is passed through black compound X कर दो यहाँ पर, pass through X, it will turn, into ब्लू ग्रीन कलर में ये टर्न हो जाता है, ओके। तो आपको बोलेगा क्या कि ब्लू ग्रीन कंपाउंड वाई, अब बोलेगा आइडेंटिफाई, X, Y, ठीक है। ऑल्सो राइट रिएक्शन इन्वॉल्व। अब देखो ये कितना डेंजरस क्वेश्चन बन सकता है अगर पूछ दिया जाए, क्योंकि जो लिंक नहीं करेगा उससे नहीं बनेगा। बोला क्या कि रेडिश ब्राउन मेटल, हम लोग ये चैप्टर 1 में ही देख चुके हैं कि जब उसको हीट किया जाता है, रेडिश ब्राउन सबसे पहले कॉपर होता है, और जब उसको हीट करेंगे तो ब्लैक कंपाउंड यानी कि Cu बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और जैसे ही इसको HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये CaCl2 बना लेगा, और ये ब्लू ग्रीन कलर होता है। याद रहेगा, आगे बढ़ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, क्या कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, हम लोग जानते हैं कि सर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है ये बेसिकली एसिडिक नेचर का होता है, एसिड नेचर का होता है, एसिड इन नेचर, ठीक है, एसिडिक नेचर होता है। तो जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लेंगे और बेस के साथ कराएंगे तो रिएक्शन होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें, जो कि लाइम वाटर है, अभी पीछे हम लोग देखे भी थे कि जिसके कारण से वो मिल्की हो जाता है ना लाइम वाटर, या फिर आपने व्हाइट वॉशिंग करा है और 2-3 दिन बाद वो क्या होता है, शाइन आ जाता है। क्यों आ जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। 2-3 दिन में जितना भी जो एटमॉस्फेयर का में कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और देन वो फिर उसमें शाइनी आ जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है विच इज द बेस, है ना, विच रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, तो ये मतलब रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर देगा। मतलब ये ध्यान रखना है आपको कि अगर नॉन मेटल ऑक्साइड कोई आ जाए, नॉन मेटल ऑक्साइड, और ये जब आपका रिएक्ट करता है विथ बेस, तो ये भी आपका सॉल्ट प्लस H2O देता है। अब देखो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड का तो हम लोगों ने बहुत बार देखा है और सब याद कर लेता है, लेकिन ये जनरल रिएक्शन जरूर याद रखो। यहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि राइट अ रिएक्शन इन विच अ नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखो। आगे बढ़े, देखो इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंस
नॉट बी केप्ट इन ब्रास और कॉपर वेसल। इसलिए क्योंकि सार सब्सटेंस में क्या होता है, एसिड होता है, इट कंटेन्स एसिड, याद रखना। और जब इसमें एसिड है और ये ब्रास और कॉपर जो है वो मेटल होता है, मेटल, तो जैसे ही ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा एसिड, तो क्या करेगा, टॉक्सिक सॉल्ट बना लेगा विच इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, ध्यान रहेगा। फिर बोला विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो H2 गैस बनाता है, पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, ये पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। फिर बोला इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, आराम से लिख सकते हो। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, पॉप साउंड अभी तो बताया। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। एक मेटल कंपाउंड ए है और जब वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया तो एफरवेसेंस दिया, एफरवेसेंस यानी कि H2 गैस का रिलीज हुआ यहाँ पे। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एफरवेसेंस में यहाँ पर H2 और CO2, एफरवेसेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी गैस लाइक H2 CO2 ये सब जो है जब रिलीज होता है, तो यहाँ पर बोला कि द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। तो H2 तो नहीं, ये तो पॉप साउंड के साथ करता है, तो ये तो होगा नहीं, तो CO2 इज द राइट आंसर, क्योंकि CO2 ही जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। फिर बोला राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। आराम से लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। आप क्या करो, एक मेटल कार्बोनेट ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस इसको जब HCl के साथ आप कराएंगे तो इट विल फॉर्म Ca बताएं जल्दी से, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, और इसी का एफरवेसेंस यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़े। अब बोला कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, क्या ऐसा कॉमन होता है सारे एसिड्स या और सारे बेसिस में। देखिए एक एक्टिविटी है, बोला क्या कि आप ग्लूकोज ले लें, अल्कोहल ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें और सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, ठीक है। और करना क्या है कि दो नेल फिक्स करना है कॉर्क में लाइक दिस, यहाँ पर जैसे फिक्स किया है, और आपको इसमें क्या करना है कि कॉर्क को एक 100 ml बीकर में रख देना और एक एक करके सब सारे को टेस्ट करना है इसमें एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एक बार आप करो अल्कोहल के साथ, एक बार करो आप ग्लूकोज के साथ, एक बार करो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और देन इसको पूरा एक सेटअप इलेक्ट्रोलाइट जैसा कंप्लीट करके और देन यहाँ पर स्विच ऑन करना है। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो आप पाएंगे कि सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में बल्ब ग्लो किया, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में नहीं किया। क्यों नहीं किया सर, तो देखिए इसमें रीजन है। जो एसिड होता है, एसिड एसिड और बेसिस जो होता है, ये जब कभी वाटर में इसको हम लोग डिसॉल्व करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो क्या होता है सर, दे रिलीज आयन, दे रिलीज आयंस, आयंस रिलीज होता है सर इसमें से। आयंस यानी कि कैटायंस और एनायंस की बात कर रहे हैं, तो सर जिसमें प्लस और माइनस जैसा कुछ ऐसा आयन रहे तो ऑब्वियस सी बात है इसमें बल्ब ग्लो कर जाएगा और अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो वही बोला कि एक बार HCl के साथ करो फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करो, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, बल्ब बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा था, तो बल्ब ग्लो इन बोथ केसेस, ओके। फिर बोला रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ, क्या ऑब्जर्व हुआ, बल्ब विल नॉट ग्लो, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस, नो, यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं होगा, नो या नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर बोला डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस, नो। क्यों नहीं हुआ, रीजन समझते हैं। क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल में आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो आयंस प्रेजेंट, याद रहेगा। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए देखिए, दे दिया यहाँ पर कि बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स, है ना। लेकिन जब ग्लूकोज और अल्कोहल की बात करेंगे तो सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, याद रहेगा। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कौन करता है, जैसे कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन अगर हम लोग ले लें, है ना, तो उसमें क्या होता है, आयंस होता है, तो वही इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करता है ना। जैसे कि आप बात करो HCl, तो सोचो कि ये बना कैसे, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 यानी 287, मैंने बोला था इसको याद रखने हैं, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो obvious सी बात है कौन देगा सर, हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन नहीं तो दोस्ती करना चाह रहा है इससे, और इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा 7 है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो जैसे ही आया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो Cl पे हम लोग निगेटिव दिखाते हैं और हाइड्रोजन पे प्लस दिखाते हैं। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एनायन और इसको बोलते हैं कैटायन, क्लियर। तो एसिड में क्या होता है सर, H प्लस आयन होता है, ठीक है, और तो इसमें H प्लस आयन है तो उसको कैटायन बोलेंगे, और जो बाकी पार्ट बचा उसको एनायन बोलेंगे, जैसे HCl में Cl माइनस है, HNO3 में NO3 माइनस है, तो ये एनायन है और H प्लस कैटायन है, क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। बोला क्या कि टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एज शोन, ओके। यहाँ पर एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया और इसमें 1 ग्राम सॉलिड NaCl ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया,
और इसमें ड्रॉपर से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहा है। तो बोला कि जब आप ड्रॉपर से इसको ऐड करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखो यहाँ पर इस रीजन में गैस बबल्स फॉर्म हो रहा है। तो अगर आपसे ऑब्जर्वेशन पूछा जाए तो आप बोलेंगे गैस बबल्स फॉर्म, ठीक है, गैस बबल्स फॉर्म्ड, ठीक है, गैस बबल्स ऑब्टेन हुआ था। अब बोला कि इज देयर अ गैस कमिंग आउट? यस, बबल्स फॉर्म हुआ है, गैस कमिंग आउट, यस। कौन सा गैस सर? HCl, HCl गैस आपका बाहर आ रहा है, ठीक है। तो अब ये होता कैसे है, देखो समझ लो बात। जैसे H2SO4 प्लस NaCl जब आप करेंगे तो Na जो है वो जाकर के इसके साथ रिएक्ट करता है और देन बना लेता है Na2SO4 प्लस HCl, और ये HCl ड्राई फॉर्म में होता है, ठीक है, ड्राई फॉर्म में, गैस के फॉर्म में रिलीज हो रहा होता है। बोला कि टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आपको गारंटी बनाएगा, ठीक है, एक्टिविटी से क्वेश्चन बनाता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो आप लोग जरूर से इसको ध्यान रखेंगे। तो बोला क्या कि ड्राई लिटमस और वेट लिटमस से जब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं ब्लू लिटमस पेपर से, तो क्या होगा? इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर? तो याद रखना, वेट लिटमस पेपर के केस में, यानी सेकेंड केस में जो है मेरा वो कलर चेंज करेगा, वेट लिटमस पेपर। तो इसमें होगा क्या? जब ब्लू लिटमस हम लोग पढ़े थे कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है ना, तो एसिड है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन यहां पर क्योंकि ड्राई गैस होता है, ड्राई HCl था मेरा, तो सर ड्राई HCl कभी भी एसिडिक टेस्ट नहीं देगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वेट लिटमस पेपर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये ब्लू से रेड हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे देखो, ध्यान दो, तो ब्लू से रेड हो रहा है। तो अब आपका नेक्स्ट पूछेगा, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर? तो ड्राई HCl गैस का एसिडिक कैरेक्टर है बट शो नहीं करेगा, ठीक है। और HCl सोल्यूशन का, इसका भी है। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना है, आपको बोला जाएगा कि NaCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को जब ऐड किया गया तो यहां पर आपका एक गैस इवॉल्व हुआ, एक गैस आपका यहां पर रिलीज हुआ। उस गैस का सबसे पहले नाम पूछेगा, नेम द गैस, या आइडेंटिफाई द गैस। दूसरा पूछेगा कि अगर उस गैस को हम लोग ड्राई लिटमस पेपर से टेस्ट करें, ड्राई लिटमस पेपर, तो ड्राई लिटमस पेपर से टेस्ट करने पे क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस दोनों केस में। फिर बोलेगा एक बार हमने वेट लिटमस से किया, ठीक है, तो वेट लिटमस पेपर से करेंगे तब क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अब बोला क्या कि सर हम लोग, अच्छा दूसरा एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है कि वेट लिटमस में ही ये क्यों आपको लाइक वो चेंजेस देखने को मिल रहा था कि ब्लू लिटमस रेड हो रहा था, ड्राई के फॉर्म में क्यों नहीं हुआ? अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि ड्राई HCl एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं शो करता। तो उसके लिए हम लोग समझेंगे कि जो HCl है, HCl जब वाटर में होता है तो ये H प्लस, हम लोग पहले भी पढ़े थे कि कोई भी एसिड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H प्लस आयन फॉर्म होगा। लेकिन अगर वाटर नहीं है तो H प्लस आयन फॉर्म नहीं होगा। देख लो, H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। लेकिन जैसे ही HCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो HCl प्लस H2O जब करते हैं तो ये H प्लस और Cl माइनस में ऐसा टूट जाता है, डिसोसिएट होता है, ठीक है, HCl। और ये HCl क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल है नहीं, है ना, बहुत ही मतलब समझ लो कि अनस्टेबल है ये, तो ये होगा कि H प्लस जो है H2O के साथ रिएक्ट करेगा और H3 वो प्लस बनाएगा। यहाँ पर आपसे पूछेगा क्या कि HCl प्लस H2O को अगर मिक्स किया जाए तो मेरा जो आयन ऑब्टेन्ड होगा वो कौन कौन सा होगा? तो कैटायन है और एनायन है। अच्छा, कैटायन का नाम भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोनियम आयन। कई बार ये भी पूछता है कि बताओ कि H प्लस और प्लस H2O अगर हमने किया तो जो मेरा ऑब्टेन्ड हुआ आयन उसका नाम क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोनियम आयन। कई बार H प्लस का नाम पूछ देता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखिए, अगर वहीं पर हम लोग बात करें बेस के केस में, तो NaOH प्लस H2O जब आप करेंगे तो यहाँ पर Na प्लस OH माइनस ऐसे आयंस में टूटता है, ठीक है, जब आप बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ताकि बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर कॉल्ड अल्कलीज, ये पॉइंट है, ध्यान रखना। आपसे पूछ सकता है कि वाटर अल्कलीज, या फिर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल पूछ सकता है। तो ध्यान रखना कि ग्रुप 1 का जो एलिमेंट्स है जितना भी, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद लिथियम, ये सब जो है अल्कलीज बनाता है, ठीक है, अल्कलीज होता है ये, मतलब वाटर में इसका ऑक्साइड कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक दे भी दिया है जो हमने पहले भी पढ़ाया था इवन चैप्टर 1 में भी, कि अल्कली क्या होता है सर? विच इज अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर, दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड करोसिव, है ना, करोसिव भी होता है ये, तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए
अब देखो ये एसिड प्लस बेस का रिएक्शन है। अभी हमने जस्ट पीछे भी बताया था कि एसिड प्लस बेस को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखने से नहीं होगा, मैंने ये भी बताया था अभी जस्ट कि अगर एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ आप इसको ऐड करोगे, वीक बेस, तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। मैंने ये बता चुका हूं मैं, एसिडिक सॉल्ट ये बनाता है, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस कर दोगे, बेस स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, तो यहां पर जो आपका सॉल्ट होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा, है ना, सॉरी बेसिक सॉल्ट होगा, ये बेसिक सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए कि आपका एसिड या बेसिक सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है उसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि इस फिगर में देखो ये है आपका पीएच स्केल, है ना, पीएच स्केल इसको बोलते हैं। और यहाँ पर देखो इसका वैल्यू 0 है, इधर इसका वैल्यू 14 दिया है और बीच में 7 है। तो ये होता है 7 पे ये न्यूट्रल होता है। अगर पीएच स्केल में किसी का वैल्यू 7 है मतलब कि वो न्यूट्रल है, ठीक है। और जैसे जैसे आप लेफ्ट में जाएंगे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, देख लो इधर ये एरिया ज्यादा है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, जबकि अगर आप 7 से 14 की तरफ जाएं तो इधर H प्लस आयन वाला एरिया जो है वो कम है। इधर इधर में 7 से कम में OH माइनस कम है, जबकि 7 से ज्यादा जाने पे OH माइनस का एरिया बढ़ रहा है, देख लीजिए आप। तो इसमें एक बात ध्यान रखना है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि अगर एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे यानी डाइल्यूट फॉर्म में लाएंगे तो उसमें H प्लस आयन अलग होगा। तो यानी कि एसिड से ही H प्लस आयन बेसिकली रिलीज होता है। तो अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सोल्यूशन में हाई है मतलब वो ज्यादा एसिडिक है, और अगर कहीं आपका OH माइनस आयन हाई है इसका मतलब है कि वो ज्यादा आपका बेसिक है। क्लियर। तो देखिए, तो इसका मतलब है कि 7 से जैसे जैसे कम जाएंगे, 7 से लेफ्ट में जब हम लोग जाएंगे तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जबकि बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है। और वहीं जब 7 से राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा बट बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड में ये पूछ सकता है कि यू हैव गिवन टू सॉल्यूशंस ए एंड बी। अब ए का पीएच वैल्यू दे दिया 6, बी का पीएच वैल्यू दे दिया आपको 10। आपको पूछेगा कि आप अरेंज बोथ सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एसिडिक कैरेक्टर, नंबर 1 एसिडिक कैरेक्टर में, और दूसरा बोलेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बेसिक कैरेक्टर, मतलब कौन ज्यादा बेसिक है और कौन ज्यादा एसिडिक है उसमें अरेंज करना है। तो देखिए इसमें क्योंकि पीएच स्केल में 7 से लेस है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये आपका 7 से ज्यादा है तो ये कम एसिडिक होगा। देख लीजिए 7 से ज्यादा जाने पे इधर आपका एरिया कम हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर में बी का एसिडिक कैरेक्टर कम है देन ए, और यहाँ पर ए का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है देन, सॉरी ए का बेसिक कैरेक्टर कम है देन बी, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ सकते हैं। स्टेंस है जिसका पीएच आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस उसका 1.2 है, लेमन जूस का 2.2 है, प्योर वाटर का या ब्लड का 7.4 है, मिल्क और मैग्नीशिया का 10 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का लगभग 14 होता है। तो आपको ये डेटा आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। देखिए अच्छा, लेकिन आजकल ट्रेंड हो गया कलर को लाइक आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो हम लोगों ने पढ़ा था विब्ग्योर, VIBGYOR, विब्ग्योर, इसी से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपना पूरा पूरा रीडिंग। कभी कभी कलर दे देगा आपको, जैसे कि बोल देगा कि एक दो सॉल्यूशन है ए एंड बी, एक का आपका दिया है सपोज येलो और एक का दिया है पीएच स्केल पे जो कलर आया जब टेस्ट किया तो रेड आया। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। तो सर रेड वाला ज्यादा एसिडिक है, तो अगर एसिडिक अगर पूछेगा तो सर बी जो है वो ज्यादा एसिडिक है देन ए, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे करके कलर लेवल पे भी पूछ सकता है, तो इस कलर को आप जरूर ध्यान रखना। आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा एक चीज और पूछता है इसमें कि बताओ कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो ज्यादा एसिडिक उसका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा था कि 7 से लेफ्ट जाने पे ये एरिया कुछ इस तरीके से बढ़ रहा था, और जब हम लोग 7 से राइट जा रहे थे तो यही एरिया धीरे धीरे कम हो जा रहा था, है ना। इधर OH माइनस बढ़ रहा था, इधर H प्लस बढ़ रहा था। तो इसमें पूछेगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा होगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो हम लोग किसका ज्यादा बताएंगे, बी का ज्यादा बताएंगे देन ए। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो पीएच सेंसिटिव होता है। इवन हमारा बॉडी का अगर बात करें तो वो भी आपका पीएच रेंज 7 to 7.8 आपको वर्क करता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ये रेंज पूछता है डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा फिर बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, है ना, बहुत स्लाइटली मतलब
बहुत थोड़ा सा भी अगर पीएच चेंज हो गया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर, देख लो पीएच ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6 है तो उसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना कि एसिड रेन में का पीएच क्या होता है। तो जब 5.6 से कम हो जाएगा तो वो एसिड रेन हो जाएगा, ठीक है। अब बोला कि व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर, तो ऑब्वियस सी बात है एक्वेटिक एनिमल्स का सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहां से आपको पूछा जा सकता है कि बताओ कि एक पॉन्ड है जिसका आपका जो पीएच लेवल है वो लगभग 5.5 पे चला गया, क्या उसके एक्वेटिक एनिमल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 5.5 चला गया मतलब एसिडिक हो गया, और एसिड में कोई भी एनिमल इवन कोई भी ऑर्गेनिज्म ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। अब देखो बोला क्या कि एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस का अगर आप देखो तो उसमें थिक व्हाइट एंड येलोविश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछेगा वीनस का एटमॉस्फेयर के बारे में, आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े तो देखो ये पीएच स्केल से रिलेटेड जो भी आपको थ्योरी दिया है आप इसको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से अच्छे से पढ़ के और उसको अंडरलाइन कर करके समझ लेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं रिएक्शंस पे, क्योंकि मैं आपको रिएक्शन से रिलेटेड सारा क्वेश्चन करा दे रहा हूँ जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो। अब हम लोग क्योंकि चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं तो यहाँ से आराम से फॉर्मूला लिख सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाकर के चैप्टर 1 पहले देखो, समझ लो, फिर आप खुद से भी इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। तो पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का सर एटॉमिक नंबर होता है 19, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2881। और सल्फेट SO4 मैंने बताया था इसका 2 होता है, 2 पावर माइनस होता है ना, 2 माइनस, तो इसका मतलब इसका वैलेंसी एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि 2 होता है। सर पोटेशियम का वैलेंसी कितना हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ से करो क्रिस क्रॉस, क्या हो जाएगा? K2SO4, देख लो पोटेशियम सल्फेट हमने लिख दिया। सर सोडियम का भी वैलेंसी 1 होता है, क्योंकि सोडियम में होता है 281, 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका भी हो जाएगा सर वैलेंसी 1 है तो Na2SO4 आराम से लिख सकते हैं हम लोग। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का 2 होता है वैलेंसी, सर कैसे? एटॉमिक नंबर होता है 20, आप लोगों ने एटॉमिक नंबर याद नहीं किया है, तो अगर इसका हम लोग बात करें तो हो जाएगा 2882, है ना, तो वैलेंसी 2 है। SO4 का अगर बात करें तो इसका भी वैलेंसी 2 है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ तो 1:1 क्रिस क्रॉस करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा CaSO4। कोई दिक्कत? सर मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम का भी वैलेंसी 2 होता है तो इसका भी हो जाएगा MgSO4। सर कॉपर सल्फेट CuSO4, क्योंकि इसका भी वैलेंसी 2 है। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का 1 है, क्लोरीन का भी 1 है, तो NaCl। फिर है सोडियम नाइट्रेट, तो ये हो जाएगा NaNO3, इसका भी मैंने ट्रिक बताया है। नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोराइड सबका मैंने लिख दिया था, आप चैप्टर 1 में जाके देख सकते हो, हालांकि इस चैप्टर में भी मैं बता चुका हूँ। चलिए अगर मैं बात करूँ सोडियम कार्बोनेट का, तो देखिए कार्बोनेट कार्बनिक एसिड से H2CO3 से आया है, यहाँ पर H2 है और सोडियम का वैलेंसी भी 1 है, देख लो। H2 है मतलब क्या? CO3 2 माइनस था, तभी तो ये 2 इधर चला गया H पे, तो H2CO3 बना। तो सोडियम का अगर देखें तो इसका वैलेंसी 1 है, CO3 का सर वैलेंसी 2 है, क्रिस क्रॉस करो तो हो जाएगा Na2CO3, तो इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट का है Na2CO3। सर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब लेकिन यहाँ से पूछेगा क्या, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये पूछता है कि किस फैमिली से ये बिलोंग कर रहा है। तो देखो इसको दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले कि इसमें मेटल कौन कौन सा है उसके बेसिस पे, तो जैसे Na2SO4 देख लो, आप देख लो आप देख लो सर NaNO3 Na2SO4, तो इसमें दोनों में सोडियम है। NaCl इसमें भी सोडियम है, Na2CO3 इसमें भी सोडियम है, तो इसको हम लोग सोडियम फैमिली बोल सकते हैं, Na फैमिली, ठीक है। तो Na फैमिली से है, कौन कौन सा है सर वो भी हम लोग लिख सकते हैं, Na2SO4, फिर NaNO3, फिर Na2CO3, सॉरी, फिर NaCl। तो ये हो गया आपका सोडियम फैमिली। वैसे ही हम लोग और भी फैमिली खोज सकते हैं, जैसे इसमें देखो कैल्शियम यहाँ है, कैल्शियम सल्फेट, तो ये कैल्शियम फैमिली हो गया, मैग्नीशियम फैमिली हो गया। अच्छा एक और तरीका है, आप चाहो तो इसको सल्फेट को एक ग्रुप बना सकते हो, तो यहाँ भी सल्फेट है, यहाँ भी सल्फेट है, यहाँ भी सल्फेट है, ओके, मतलब यहाँ पर है कैल्शियम सल्फेट, हाँ, यहाँ भी है कॉपर सल्फेट, यहाँ भी है सर MgSO4, तो आप ऐसे सल्फेट फैमिली भी यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। सल्फेट फैमिली, तो सल्फेट फैमिली में जो जो है सब लिख दो, तो आप ग्रुपिंग ऐसे कर सकते हो। तो सर सवाल एक पूछेगा कि किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो आप या तो सल्फेट फैमिली लिख दो, या फिर ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि ग्रुपिंग करना है ऑफ सल्फेट फैमिली का, तो आराम से कर सकते हैं। दूसरा इसमें पूछता है कि सॉल्ट का नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो मैं बता दूं यहाँ पर, जैसे हम बात करेंगे, पहले भी मैं बता चुका हूँ हालांकि, कि Na2SO4 जब है तो सर ये SO4 कहाँ से आया? ऑब्वियस सी बात है ये SO4 आया है H2SO4 से, यानी सल्फ्यूरिक एसिड से। तो इसको आप ब्रेक करो कि कौन कौन सा एसिड और कौन कौन सा बेस मिला करके ये बना है, तो NaOH और साथ में H2SO4, यही दोनों से ये मिल करके बना एक एसिड है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके, स्ट्रॉन्ग बेस है,
तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये दोनों जब मिलता है तो मैंने पहले ही बताया ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये जो मेरा सॉल्ट है दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट है, ओके। तो ऐसे करके आपको ये भी पूछ सकता है कि ये सॉल्ट का नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो वही एक और एग्जांपल अगर हम लोग ले लें Na2CO3, तो ये सर किस किस से बना, NaOH से बना प्लस H2CO3 से बना होगा। तो अगर देखो H2CO3 मेरा वीक एसिड होता है सर, वीक एसिड है ना, वीक एसिड होता है ये, और आपका NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग है। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड अगर होगा तो ये मेरा बेसिक सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत है, डाउट है तो बोलिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन पूछ ही दिया कि बोला क्या कि आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम व्हिच द अबव सॉल्ट मे बी ऑब्टेन्ड। भाई मैं यहाँ पर बता दूं कि ये क्वेश्चन गारंटी आपसे पूछा जाएगा, मैं 5 स्टार लगा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको गारंटी पूछा जाएगा। जो भी बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो, जरूर पूछा जाएगा। पूछा जाए तो एग्जाम में दे करके आओ, उसके बाद कमेंट में यस लिखो जरूर। भाई इतना मेहनत कर रहे हैं तो उतना तो भाई आपसे हम एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे। बोला कि सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली, जैसे NaCl Na2SO4 बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। अभी जस्ट हमने समझा दिया है सब। अब बोला हाउ मेनी फैमिलीज, तो ये इसका आंसर आप खुद से दीजिए, ठीक है, आगे बढ़े। अब बोला पीएच ऑफ सॉल्ट्स, तो देखिए पीएच ऑफ सॉल्ट्स में क्या है, बोला कि कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल लाइक सोडियम क्लोराइड, सो पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सब आपको ले लेना है। बोला चेक दियर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यूज डिस्टिल्ड वाटर ओनली। अब बोला चेक द एक्शन ऑफ दिस पीएच सॉल्यूशंस ऑन लिटमस and find the pH using a pH paper. Which of these the salts are acidic, basic और neutral? भाई अभी जस्ट हमने बोला था कि आपसे ये पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखना ये दो क्वेश्चन जो अभी ऊपर के एक्टिविटी में मैंने दिखाया और एक नीचे के एक्टिविटी में दिखाया, ये दोनों क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन गारंटी है कि आएगा। तो अगर आप देख लो यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे, अब यहाँ पर पीएच पेपर से पूछ सकता है। हाँ, एक ये भी क्वेश्चन ऐड करेगा कि चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन लिटमस। भाई लिटमस पे क्या होगा, यानी एसिडिक होगा तो ब्लू से रेड हो जाएगा और बेसिक होगा तो रेड से ब्लू हो जाएगा। फाइंड द पीएच ऑल्सो, तो हम लोग रेंज यहाँ पे बता सकते हैं कि लेस देन 7 होगा, आपका ग्रेटर देन 7 होगा, इस टर्म में बताना है, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग बात करें, जैसे हम बात कर रहे हैं सपोज एल्यूमिनियम क्लोराइड का या कॉपर सल्फेट का, ऐसा कुछ ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो जैसे हम बात करेंगे, जैसे अभी हमने ऊपर में देखा था सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ध्यान दो, तो Na2CO3 में ये दोनों किस एसिड और किस बेस से आया होगा, तो NaOH से आया है और ये मेरा आया है H2CO3 से। तो ये देखो वीक एसिड था, ये वीक होता है, एसिड है ना कार्बनिक एसिड, और ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो सर स्ट्रॉन्ग प्लस वीक मतलब स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड है ना, क्या बनाएगा जल्दी से बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, ये आपको बनाएगा बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ओके, ये बेसिक सॉल्ट है। तो अगर आप समझेंगे इस चीज को, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर लिटमस पे इसका क्या इफेक्ट आएगा, तो सर बेसिक सॉल्ट है तो इसका मतलब रेड लिटमस को सर ब्लू कर देगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, रेड लिटमस टू ब्लू। आप एक एक क्वेश्चन इसका करो, है ना, जो नहीं समझ आता है कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा एक एग्जाम से 1-2 दिन पहले मैं एक वीडियो रिलीज करूं जिसमें आप लोगों का सारा डाउट्स को क्लियर करूं। तो आप लोग जरूर मेरे साथ बनिए और इस वीडियो में जो कुछ पार्ट आपको कम लग रहा है या नहीं समझ आ रहा है वो जरूर उसे मेंशन करो। हम नेक्स्ट एग्जाम से 1-2 दिन पहले या 1 दिन पहले मैं आकर के मैं सारा इस एक वीडियो में मेंशन करके सॉल्व कर दूंगा या बता दूंगा, आप उसको देख लेना। तो बोला क्या कि रेड लिटमस को ये ब्लू कर देता है, प्लस में बोला कि फाइंड द पीएच यूजिंग अ पीएच पेपर। तो सर पीएच पेपर तो है नहीं, तो आपसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि अप्रोक्सीमेट क्या होगा इसका, यानी 7 से कम होगा, 7 से ज्यादा होगा। तो सर बेसिक सॉल्ट है तो पहले तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। अच्छा बेसिक सॉल्ट है, तो जब बेसिक सॉल्ट है तो सर ऑब्वियस सी बात है कि पीएच स्केल पे जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा मोर देन 7। ठीक है, आप यहाँ पर जितना दिया है इसी को सॉल्व कर लीजिए, फालतू का इधर उधर नहीं जाना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। जैसे सोडियम एसिटेट है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड यानी विनेगर से बना, एसिटिक एसिड तो और वीक होता है, कमजोर एसिड होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी बेसिक सॉल्ट होगा। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग एक्टिविटी 2.13 और 2.14 मेंशन करो कमेंट में, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका 10th का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से क्वेश्चन पूछेगा 110% इसकी गारंटी है, कंफर्म पूछेगा। इस पार्ट को अगर जो मिस किया समझ लो कि उसका कम से कम 2 से 3 मार्क्स गया। ठीक है, देखो बोला क्या कि ये जो दिखाया गया है दिस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ओके, क्लोर एल्कली प्रोसेस है ये। अब ध्यान दो, उसमें होता क्या है कि हम लोग ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं। ब्राइन क्या होता है सर, NaCl, कॉमन सॉल्ट को ही ब्राइन बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इधर से हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाया
और एक को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, ये मेरा सेल है, बैटरी है, और इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया है, दूसरे वाले को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किए। तो जो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको कैथोड बोलते हैं। तो जैसे ही NaCl यहाँ पर आएगा तो वाटर में हमने डिजोल्व किया हुआ है, और हमने जब इसका सर्किट कंप्लीट होगा तो NaCl जो है प्लस H2O था ना मेरा, तो NaCl जैसे ही वाटर में डिजोल्व है और आपको कनेक्ट किया गया बैटरी से, तो NaCl टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। देख लो, Na प्लस और Cl माइनस में। अब जो प्लस है इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का कमी है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है Na प्लस है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो भैया कैथोड पे निगेटिव चार्ज है, यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो ये Na जाकर के इसके साइड में भागेगा। और अगर आप देखेंगे Cl माइनस का, तो ये Cl माइनस क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये भागेगा एनोड की तरफ, तो एनोड की तरफ भागेगा और अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज कर देगा। तो ऐसा तो ढेर सारा मॉलिक्यूल है सोल्यूशन में, तो एक और Cl आएगा और यहाँ आकर के Cl2 बना लेगा और क्लोरीन गैस एनोड के साइड से रिलीज हो जाएगा। सिमिलरली H प्लस भी जब आएगा तो H प्लस आपका आएगा कैथोड पे, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक गेन करेगा, स्टेबल होगा, और देन फिर यहाँ से ये कैथोड के साइड से रिलीज हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बीच में बच गया आपका OH माइनस और Na प्लस। तो सर ये होता क्या है, Na प्लस और OH माइनस अपने में ही दोस्ती कर लेता है, ठीक है, तो ये बना लेता है NaOH। तो आपको ये रिएक्शन ध्यान रखना है। आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, सबसे पहला पूछेगा कि आपको बताना है कि सर क्लोरीन और हाइड्रोजन जो गैस रिलीज हुआ वो किस किस जगह पे रिलीज हुआ, ठीक है, तो आपको बताना है कि क्लोरीन एनोड पे हुआ और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड के साइड से हुआ। दूसरा पूछता है इसका यूजेस हाइड्रोजन, क्लोरीन और आपका इसका NaOH का यूजेस, तीनों का यूज पूछता है। तो आप जरूर से यूजेस याद रखिए, आपका एग्जाम में हेल्पफुल होगा। देखो, अगर Cl2 को, क्लोरीन गैस को अगर आप पास करा देते हो CaOH2 से जब आप क्लोरीन गैस को पास कराओगे तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। आप रिएक्शन देख लेंगे यहाँ पर CaOH2 है, ये क्या था मेरा, याद करो, सिलेक्ट लाइम, कहानी फिर से बताना होगा या समझ गया क्या है, देख लीजिए। क्या था सर, कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में मिला रहे थे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था, अगर आपको याद हो। और उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक और कहानी था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब CO2 पास कराए थे, सॉरी, कैल्शियम, इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक और कहानी था कि जब इससे CO2 गैस पास कराया गया था तो इट विल फॉर्म CaCO3, और जिसके कारण से लाइम वाटर मिल्की हो गया था। इसको लाइम वाटर भी बोला जाता है, ओके, लाइम वाटर आपका मिल्की हो गया था, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें भी था कि अगर CO2 एक्सेस में था, इन एक्सेस, तो इससे हमारा जो बन रहा था दैट इज CaHCO3, जिसके कारण वो डिसॉल्व हो गया था, अगर आपको याद हो तो CaHCO3 ठीक है। आगे बढ़े, देखिए, तो बोला क्या कि CaOH से अगर क्लोरीन गैस पास कराया जाए तो ये आपका बना लेता है CaClO प्लस CaCl2 प्लस H2O, ये मेरा था ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। आगे बढ़े, ये रिएक्शन कंफर्म पूछेगा सर, ब्लीचिंग पाउडर का को बनाने का तरीका। तो हो सकता है आपको क्लोर अल्कली प्रोसेस दे दे, उसमें आपको पूछ दे कि एनोड पे कौन सा गैस ऑब्टेंड होगा, कैथोड पे कौन सा गैस ऑब्टेंड होगा, और आपको बोल देगा कि जो गैस एनोड पे ऑब्टेंड हुआ उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बना रहे हैं, ऐसा कुछ बोल देगा, ठीक है। तो आपको ब्लीचिंग पाउडर का भी रिएक्शन लिखना, मतलब लिंक करेगा एक दूसरे से, तो ध्यान रखना है आपको। बेकिंग सोडा, भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बेकिंग सोडा जो है ये आपका किचन में यूज होने वाला बेसिकली प्रोडक्ट है ना। तो ये बनेगा कैसे, तो देखो NaCl का दो रिएक्शन अभी हमने देखा, एक देखा NaCl प्लस H2O, और जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया था तो मेरा बन रहा था H2 प्लस Cl2 प्लस NaOH, अगर आपको याद हो। दूसरा है NaCl प्लस H2O को जब प्लस CO2 और NH3, है ना, यहाँ पर CO2 और NH3 ये दोनों गैस को जब पास कराया गया NaCl से तो आपका बनता है NH4Cl प्लस NaHCO3। ये जो NH4Cl है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक, ये आपको बताना है, बताए जल्दी से, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सर NH4OH जो था मेरा वो एक वीक बेस था, ऐसा बेस है, एक्सेप्शन भी है कि ऐसा बेस है जिसमें आपका कोई मेटल ही नहीं है, और प्लस में अगर इससे हम लोग HCl के साथ इसको रिएक्ट करा रहे थे, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका NH4OH प्लस HCl जब करेंगे तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, NH4Cl प्लस H2O, और ये कैसा है, तो ये आपका एसिडिक सॉल्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। अब बोला कि जब NaHCO3 जो हमारा ऑब्टेंड हुआ है ना, तो उसको जब आप हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका Na2CO3 प्लस
CO2 प्लस H2O में। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, यही था मेरा क्या, बेकिंग सोडा। आपको ध्यान रखना है कुकिंग के टाइम जब इसको क्योंकि हीट किया जाता है तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बना लेता है। ठीक है, ये रिएक्शन आपसे पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है आपको ये रिएक्शन भाई गारंटी है कि पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, तो यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा अगर हम लोग समझ लें थोड़ा सा, तो इसमें क्या है कि फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल बेस सच एज टार्टरिक एसिड, इसको ऐड करना है। ठीक है, तो व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन NaCO3, अगर आप इसमें H प्लस, क्योंकि अगर कोई माइल्ड एडिबल एसिड कोई ले आओ, उसको अगर जब आप मिक्स करोगे बेकिंग पाउडर में, तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, H2O देता है, प्लस में सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना लेगा। और यही CO2 के कारण जो हम कुछ भी ऐसा लाइक केक बनाते हैं या ऐसा ब्रेड बनाते हैं, तो उसके कारण ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है। तो बेकिंग सोडा का आपसे पूछा जा सकता है कि एक ऐसा रिएक्शन लिखो जिससे हम लोग केक या पेस्ट्री बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं तो वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाता है। तो वो रिएक्शन जब भी पूछा जाए तो आपको यही लिखना है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम लोग एज एन एंटासिड्स भी यूज करते हैं, एंटासिड्स, है ना, ध्यान रखना है। ये क्योंकि अल्कलाइन नेचर का है, बेसिक नेचर का है, तो हम लोग इसको मतलब कंज्यूम कर सकते हैं, माइल्डली बेसिक होता है। ठीक है, और स्टमक एक हो गया जैसे एसिडिटी के कारण, तो उसमें भी हम लोग यूज करते हैं, दैट इज एंटासिड्स। ठीक है, देखिए उसको हम लोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। अब बोला वॉशिंग सोडा, क्योंकि देखो हम लोग अभी जस्ट पढ़े, आपको यहाँ क्वेश्चन देगा कि यू हैव गिवन NaCl और उससे आपको वॉशिंग सोडा ऑब्टेन करना है। क्या क्या करेंगे, तो NaCl का सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 जो हमने पढ़ा था, प्लस NH3 करेंगे, अमोनिया गैस, है ना, ये दोनों गैस है। और इससे जब हम लोग ये करते हैं लाइक रिएक्शन होता है, तो ये आपको देता है NH4Cl प्लस प्लस NaHCO3। और जब NaHCO3 को हम लोग हीट करेंगे फर्दर, इसको जब आप हीट करेंगे तो आपका ऑब्टेन होता है Na2CO3, Na2CO3। ठीक है, और यही Na2CO3 में जब आप 10H2O ऐड करेंगे, यहां से जब आप 10H2O ऐड करेंगे तो ये क्रिस्टल बना लेगा Na2CO3 डॉट 10H2O का। सर इसका कभी कभी नाम पूछता है IUPAC नेम, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सोडियम सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 है ना, तो डेकाहाइड्रेट, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका यूजेज आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देखिए, अब बोला कि आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, मतलब यहाँ पर बेसिकली आपसे ये पूछेगा कि अगर हम लोग जैसे देखो एक्टिविटी ही समझ लेते हैं हम लोग। बोला हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, हीटिंग के बाद कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो गया। तो हम लोग जानते हैं कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल यहाँ पर मैं लिख लूं, कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल है इसका कलर क्या होता है सर, ब्लू। ये हम लोग देख चुके हैं कहां पर, जल्दी से बताओ, चैप्टर 1 में। जो नहीं देखा है वहां पर मैं एनिमेशन के थ्रू उसका कलर्स वगैरह सब दिखाया हूं, तो अब दिखाने का उतना जरूरत नहीं है। अगर डाउट है तो आप जाके चैप्टर 1 में देख लीजिए, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बोला व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, जब हम लोग कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं तो उसका कलर क्या होता है, बताइए जल्दी से। कॉपर सल्फेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो इसका कलर हो जाता है व्हाइट, आपको ध्यान रखना है, ये ब्लू से व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। याद करो हम लोगों ने आयरन सल्फेट को भी हीट किया था चैप्टर 1 में, तो वो भी पूछ सकता है कि आयरन सल्फेट FeSO4.7H2O को जब हीट करेंगे तब क्या होगा, तो आपको वहां पर हम बता चुके हैं। ठीक है, डाउट है आप चैप्टर 1 का वीडियो देखिए। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, यस हमने नोटिस किया है। वेयर हैव दिस कम फ्रॉम, फ्रॉम क्रिस्टल, इस क्रिस्टल से आया है। एड 2 to 3 drops of water on the sample of copper sulfate obtained after heating, what do you observe, is the blue color of copper sulfate restored, yes, है ना, अगेन ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इसका आंसर क्या होगा, यस। ये एक्टिविटी से क्वेश्चन आपको पूछेगा। आगे बढ़े, चलिए। तो यहां पर देखो कुछ नाम दिया गया है जैसे कि CuSO4.5H2O, तो इसका हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग भी कभी कभी पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और क्योंकि 5 है तो हम लोग बोलेंगे पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट है Na2CO3.10H2O, इसका तो बता ही दिए। उसके बाद पूछा आपसे CaSO4.2H2O, तो ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। ठीक है, तो देखिए एक सॉल्ट है जिसके बारे में भी पढ़ेंगे, यही कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के बारे में। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ या क्रिस्टल फॉर्म ऑफ जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का क्रिस्टल है ये, तो CaSO4.2H2O। देखिए अगर जिप्सम को 373 केल्विन पे यानी कि
100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हो तो ये अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है और उससे बनाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। भाई ये क्वेश्चन, इसका नेमिंग आईयूपीएसी नेम लगभग हमको लग रहा है कि 10 बार अभी तक पूछ चुका है, तो इस बार भी पूछने का पूरी गारंटी है कि किसी ना किसी सेट में देगा ही देगा। तो CaSO4.12H2O जो है इसको हम लोग बोलते हैं सर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, सर प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए सर इसमें अगर वाटर मिला दें तो क्या अगेन मेरा जिप्सम बन जाएगा? यस। अगर इसमें आप वाटर ऐड करोगे, H2O ऐड कर दोगे तो अगेन आपका जिप्सम ऑब्टेन्ड हो जाएगा। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2O। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए अब बोला क्या कि सर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या है, तो डॉक्टर यूज करता है ना, टू फ्रैक्चर्ड बोन्स को ठीक करने के लिए, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज अगर देखो तो तुम्हारा एक हो गया फ्रैक्चर्ड बोन, फिर कहीं पे डिजाइन वगैरह करना है तो ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। ये बेटर टू बी कि आप एनसीईआरटी में जाओ और थोरोली रीड करो। तो बाकी मैं जितना रिएक्शन से जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो सब मैं करा दे रहा हूँ। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक कंपाउंड है एक्स, उसको पहले तो हीट किया गया, उसको हीट किया गया एट 373 केल्विन पे और इससे ऑब्टेन्ड हुआ आपका वाई। तो ये जो पाउडर है, इस पाउडर का यूज किया लोग ये यूज्ड बाय डॉक्टर, यूज्ड बाय डॉक्टर। ओके, तो आपको बताना है कि एक्स क्या है और वाई क्या है। तो देखिए वाई तो हो गया भाई CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस, और बोला कि एक्स क्या है तो दिस इज जिप्सम यानी कि CaSO4.2H2O। कोई दिक्कत है? बाकी आप लोग यूजेस रीड कर लेना। तो एसिड बेसिस सॉल्ट में बेसिकली इतना ही हम लोग को पढ़ना है और इससे रिलेटेड मैंने लगभग सारा क्वेश्चन करा दिया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो आपका केमिस्ट्री एग्जाम बहुत बढ़िया जाने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।